नंदा गांव में सबसे होशियार लड़की थी। नंदा और उसकी माँ का सपना था कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। मैं इस एग्जाम में इतनी मेहनत करूंगी कि अब की बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर माँ को कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। उसकी माँ उसके पिता और अपनी सास का विरोध सहते हुए भी नंदा को पढ़ा रही थी। उसकी माँ ने उसको पढ़ाने के लिए अपने सारे गहने गांव के जोहरी को बेच दिए थे। गहनों के नाम पर उसके गले में अब एक मंगलसूत्र ही शेष था। अरे कला बहन, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए तुमने अपने सारे गहने तो मुझे बेच दिए। औरतों का तो श्रृंगार होता है गहना। अरे भाई मोती, मेरा गहना तो मेरी बेटी नंदा है। डॉक्टर की पढ़ाई तो उसने पूरी कर ली है, बस अब परीक्षा की तैयारी करती रहती है ताकि शहर के किसी अस्पताल में उसकी नौकरी लग सके। नंदा भी मन लगा के पढ़ाई करती है और पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद मैंने इतनी पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन ना हुआ। घर जाकर माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। नंदा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही दुख हो रहा है। मैंने तो तुम्हारी जितनी भी पढ़ाई नहीं की, फिर भी मेरे अंक तुमसे ज्यादा आए हैं। नंदा भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करती थी। वह अपनी असफलता का दोष कभी भी भोलेनाथ पर नहीं लगाती थी, बस सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। हे भोलेनाथ, मेरी तुझ पर अपार श्रद्धा है। मेरे विश्वास को कभी ठेस मत पहुंचाना। अरे बेटी, तू आ गई। कैसा रहा तेरा परीक्षा परिणाम? नंदा कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर में आ जाती है। अरे क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है बेटी? माँ, मैंने जो डॉक्टर के लिए परीक्षा दी थी ना, मैं उसमें सफल ना हो सकी। मैंने तो पहले ही कहा था कि साहबजादी पर इतने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे साथ घर में ही कामकाज में हाथ बटाती। मैं तो कब से बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई सिखा के इसके हाथ पीले कर दे। अपनी दादी की ऐसी खरी खोटी सुनकर नंदा को बहुत बुरा लगता है। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे पगली, तू उदास क्यों होती है? माँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाई। आपने कितनी परेशानियां उठाकर और ताने सुनकर मुझे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के काम में ही हाथ बटाऊंगी माँ। अरे पगली, तेरी माँ अभी जिंदा है, तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब नंदा का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह उदास रहने लगी। कुछ ही दिन बाद सावन का पावन महीना भी आ गया। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बोलिए बाबा, आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, हम कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे हैं। रास्ते में प्यास लग गई तो तुम्हारा दरवाजा खुला देखा। सोचा कि शायद यहाँ कुछ जल की व्यवस्था हो जाए। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, जल ही नहीं, अब तो भोजन करने का समय है। आप आइए और हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। बेटा, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया तुमने। आज इस ब्राह्मण को तुमने तृप्त कर दिया, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई समस्या हो तो मुझे बतलाओ।
ब्राह्मण के इतना कहने पर नंदा फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सारा दुख ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बता देती है। बेटी चिंता ना करो, भोले बाबा तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम अब की बार हरिद्वार से कावड़ लेकर भोले बाबा को समर्पित करना, अवश्य ही कल्याण होगा। बाबा का ये उपाय सुनकर नंदा अपनी माँ से कावड़ लाने की बात कहती है। अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो, नंदा को कावड़ लाने भेजना है। क्या कावड़ लाने? पागल हो गई हो क्या तुम? मेरे पास नहीं है फालतू पैसे, अपना तो पेट पलता नहीं है, चली हैं जी कावड़ लाने। अपने पति से ऐसी जली कटी बातें सुनकर नंदा की माँ ने नंदा की शादी के लिए जो कंगन बनवाए थे उनको लेकर सुनार के पास जाती है। भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में चुका दूंगी। बुरा मत मानना बहन, बिना कुछ गिरवी रखे मैं पैसे उधार नहीं दे सकता। जो कुछ तुम्हारे पास था वो तो तुम मुझे पहले ही बेच चुकी हो। पता है मुझे, तुम बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार ना दोगे, इसीलिए बिटिया के कंगन लाई हूँ, तुमसे ही बनवाए थे। जरा संभाल के रखना, कुछ दिनों में तुम्हारी उधार चुकाकर ये कंगन मैं वापस लेने आऊंगी। हाँ हाँ बहन, फिक्र ना करो तुम। इस तरह सुनार नंदा की माँ को कुछ पैसे उधार दे देता है। नंदा की माँ अपनी बेटी को पैसे देकर कावड़ लाने के लिए भेज देती है। नंदा हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते करते घर वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद माँ मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ आपकी परेशानियाँ ही बढ़ा रही हूँ। बेटी तू मेरी परेशानी नहीं बढ़ा रही, तुझे देख के ही तो मुझे जीने की हिम्मत आती है, और भोलेनाथ है ना, सब ठीक कर देंगे। तू उदास मत रहा कर, तू बस भोले बाबा पर भरोसा रख। माँ भोले बाबा पर ही तो भरोसा है, देखो कब तक परीक्षा लेते हैं। अगली हम उनकी मर्जी के आगे कुछ नहीं कह सकते। अगर हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी गलत ना होने देंगे भोले बाबा। बस सब्र रख, खबरदार अगर तू ऐसे उदास बैठी तो। नंदा को उसकी माँ की बात सुनकर थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। नंदा सो रही थी, तभी उसकी दादी आके चिल्लाने लगती है, ओ साहबजादी उठो जरा, दिन भर ऐसे ही पड़ी रहोगी क्या, कुछ काम भी करोगी। नंदा की दादी एक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव वाली औरत थी। वो चाहती थी कि उसकी बहू उसे एक पोता दे, लेकिन नंदा की माँ उसे पोते का सुख ना दे पाई, जिस वजह से नंदा की दादी नंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नंदा परेशान सी होकर खड़ी हो जाती है। माँ दादी और पिताजी हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मैं लड़की पैदा हो गई हूँ तो माँ इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, तुझे उनका स्वभाव तो पता ही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा ये रोटी लेकर खेत में अपने पिता को दे आ, मैं जरा घर के काम निपटा लूं। थोड़ी देर बाद नंदा खेत पर अपने पिता के लिए खाना लेकर चली जाती है। बापू ये फसल इतनी खराब क्यों हो गई? तू कहना क्या चाहती है? मैं खेती अच्छे से नहीं करता क्या? मैंने ऐसा कब कहा बापू? मैं तो बस यही कह रही थी कि फसल अच्छी नहीं हुई,
आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? अच्छा, मैं भड़क रहा हूँ? अब तू मुझे सिखाएगी खेती कैसे करते हैं? ये मत भूलियो, इस खेत से ही फसल उगाकर तुम सबको पाला है। पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि हम नए तरीके से खेती करके अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो फिर एक काम कर ले, ये सब तू ही संभाल, फिर तुझे समझ में आएगा कि बोलना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। ठीक है बापू, मैं आपको नई तरीके से खेती करके दिखाऊंगी। एक बोरी अनाज तो उठा नहीं पाएगी और आई है खेती करने। उसके पिताजी की ऐसी बातें सुनकर नंदा बहुत उदास हो जाती है। फिर नंदा इंटरनेट पर नए नए खेती करने के तरीके देखने लगती है। अगले ही दिन नंदा मंडी जाकर नए बीज खरीद के ले आती है। ये देखकर गांव की कुछ औरतें आपस में बातें करते हुए, अरे बहन, नंदा को उसकी माँ ने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। हमने समझाया था कला को, लड़की है, इतना मत पढ़ा, शादी में समस्या हो जाएगी। चली थी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने, डॉक्टर तो ना बन पाई, अब फसल उगाएगी अपने बापू के खेत में। ये कहकर सभी औरतें नंदा को ताने मारने लगती है। नंदा उनके ताने सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। घर में नंदा की दादी, देखो देखो साहबजादी को, घर का काम तो कुछ करती नहीं है, मेरे बेटे के पैसे फूंक कर आ गई। क्या जरूरत थी इसे मंडी से नए बीज लाने की? पुराने बीजों में क्या कमी थी जो पैसे फूंक कर आ गई? बापू, आपने ही तो कहा था कि इस बार खेती मैं करूंगी, तो देखना मेरी फसल आपकी फसल से भी ज्यादा अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी ना हुई तो जो आप बोलेंगे मैं वो ही करूंगी बापू। पर अगर फसल अच्छी हुई तो मैं अपनी डॉक्टर की परीक्षा फिर से दूंगी। ठीक है, देख लेंगे। कुछ दिनों बाद नंदा अपनी सहेली के बापू का ट्रैक्टर लाकर बीज बोने लगती है। अभी तुम्हारे खेत इतने तैयार नहीं हुए हैं कि तुम बीज बोना शुरू कर दो। नहीं काका, मैंने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई थी, भरपूर मात्रा में नमी है मिट्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह बिटिया वाह, ये तो बहुत बढ़िया कर दिया तुमने। कुछ दिनों बाद फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती है। देखा पिताजी, मेरी फसल इन सब की फसल से जल्दी बड़ी हो गई है। हाँ, तो कौन सा बड़ी बात है इसमें? अभी तो पौधे आए हैं, फसल तो पकने दे। कुछ दिनों बाद फसल तो बड़ी हो गई है, अब बारी है इसमें दवाई छिड़कने की। ये सोचकर नंदा अपनी सहेली के बापू से कुछ दवाइयों की जानकारी लेती है और अपनी माँ के साथ शहर जाकर कीटनाशक दवाइयाँ ले आती है और घर आकर उन कीटनाशक दवाइयों को एक कोने में रख देती है। अब ये क्या बला लेकर आ गई ये लड़की? बापू, ये कीटनाशक दवाइयाँ हैं, ये डालने से फसल को कीड़े नहीं खाएंगे और पैदावार भी अच्छी होगी, खेत में खरपतवार भी नहीं उगेगा। मैं तो इतने सालों से बिना दवाइयों के खेती करता आया हूँ, तू क्या मेरी फसल खराब करने पर उतारू है? मैंने पता नहीं कौन सी घड़ी में तुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी। माँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी पिताजी को खुश नहीं कर पा रही हूँ। मेरा हर प्रयास बेकार ही लगता है। ऐसा नहीं है लाडो, प्यार तो बहुत करते हैं तेरे बापू तुझे,
पर जताते नहीं है। तू जा और अब अपनी सूझबूझ से दिखा दे कि तू कोई बेवकूफी नहीं कर रही। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर नंदा को बहुत अच्छा लगता है। वो जाकर खेत में कीटनाशक छिड़कती है। दिन भर मेहनत करके जब नंदा शाम को घर आती है तो बहुत थक जाती है। आजा बिटिया, खाना खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खा पाऊंगी। ये कहकर नंदा अपने हाथ अपनी माँ को दिखा देती है। नंदा के हाथों में दिन भर काम करने से छाले पड़ गए थे। चल आजा बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अगले दिन नंदा के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ नंदा के घर के बाहर आ जाता है। अरे नंदा, नंदा, कहाँ हो तुम बेटिया? तुम्हारे खेत में तो फसल का एक पौधा भी ना बचा, सब फसल खराब हो गई। क्या बात कर रहे हो? फसल खराब हो गई? मगर कैसे? अरे नंदा बिटिया ने जो कीटनाशक छिड़की थी ना खेत में, उससे सारी फसल खराब हो गई तुम्हारी। पर काका, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, फसल तो बहुत अच्छी होती है। अरे चुप, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़कियों का काम नहीं है। जाके तू अपना चूल्हा चौका संभाल। फिर सभी गांव वाले खेत में जाके देखते हैं। खेत में उगी फसल सच में मुरझा गई थी। तेरी बेवकूफी की वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब क्या खाएंगे? तू जाके अपना बस चूल्हा चौका ही संभाल, कुछ ना कर पाएगी तू। ना तो डॉक्टर बन पाई और ना ही खेती बाड़ी संभाल पा रही है मेरी। खेती करना लड़कियों का काम नहीं है भाई। हम मर्दों की तो कमर टूट जाती है, फिर भी फसल के अच्छे दाम ना मिल पाते। भाई अपनी बेटी के तू हाथ पीले कर दे, घर का चूल्हा चौका संभालेगी। बड़ी चली खेती के नए तरीके अपनाने। अब तो नंदा को भी लगने लगा था कि उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। उसने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया था व्यर्थ की मेहनत करने में। नंदा गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाती है और घर चली आती है। माँ, लगता है मेरे से ही दवाई की मात्रा ज्यादा हो गई, जिस वजह से सारी फसलें खराब हो गई। हिम्मत मत हार लाडो, इस बार नहीं हुई तो क्या हुआ, इंसान गलती करके ही सीखता है। तुम भी अपनी गलतियों से सीखकर और मेहनत करना। कुछ दिन बाद उसके पिताजी पास वाले गांव के एक लड़के से उसका रिश्ता तय कर देते हैं। नंदा रोते हुए भोलेनाथ के सामने, हे भोलेनाथ, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं लगातार मेहनत करती रही, लेकिन फिर भी सफलता ना मिली। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। अपनी माँ का सपना पूरा करना है मुझे। तुमने तो मुझसे वो उम्मीद भी छीन ली। रोते हुए नंदा की आंख लग जाती है। नंदा के सपने में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, उठो नंदा, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे सब्र की परीक्षा ले रहा था। तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ है वह बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरा बहुत बड़ा भक्त है। अब तुम चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे खेत में तुम्हारी फसल लहरा रही है। नंदा की आंखें खुल जाती हैं और अपनी माँ के सामने अपने सपने के बारे में बताती है। नंदा के परिवार वाले खेत में जाकर देखते हैं कि उसकी फसल आसपास के खेतों में उगी फसलों में सबसे अच्छी है। ये कैसे हुआ रे? फसल तो खराब हो गई थी। कुछ नहीं बापू,
भोलेनाथ ने मेरी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा ली थी। बिटिया मुझे माफ कर दो, बेटे की चाहत ने मुझे इतना अंधा कर दिया कि मैं हीरे को भी ना पहचान पाया। अच्छी फसल होने के कारण फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकती है और नंदा के बापू की बहुत आमदनी होती है। नंदा के ससुर नंदा के घर आते हैं। बेटा हमारे गांव में कोई भी अस्पताल नहीं है, मैंने सोचा क्यों ना अस्पताल ही बनवा दूं, लेकिन शहर से कोई भी डॉक्टर गांव आकर गांव वालों का इलाज करने को तैयार ही नहीं है। तो तुम्हारे होने वाले पति ने यानी मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। क्यों बेटी, करोगी डॉक्टरी अपने खुद के अस्पताल में? हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। इस तरह दोस्तों नंदा का विवाह हो जाता है और उसका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो जाएं, हमें भगवान पर विश्वास रखते हुए हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए।